हेलो एवरीवन, दिस इज शैला। वेलकम बैक टू द ह्यूमैनिटीज़। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। हिंदी में हम इसे तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार कह सकते हैं। तो क्या होती है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलग अलग अप्रोचेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मीनिंग से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये नाम है, इसका रूट वर्ड ही कंपैरिजन है। कंपैरेटिव कंपैरिजन वर्ड से लिया गया है, कंपैरिजन वर्ड से बना है। और कंपैरिजन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, तुलना करना, किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करना ही। CP means comparative politics is a field in political science by using the comparative method to explore politics of the world. It includes the topics, subjects related to political institutions, behavior and government of the different countries. Comparative politics एक field है political science में, जिसमें हम वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे थ्रू कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड के जरिए हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में? इसमें हम पॉलिटिकल इश्यूज़ को जानेंगे, अलग अलग सरकारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे किसी कंट्री में डेमोक्रेसीज थे, किसी में ऑटोक्रेसी, इलेक्शंस कैसे होते हैं, हर कंट्री में अलग अलग प्रोसेस होता है इलेक्शन का, एंड रिवॉल्यूशंस बदलते वक्त के साथ हर देश में क्या क्या चेंज आता रहा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे, दुनिया के अलग अलग देशों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में कंपैरिजन करेंगे। पॉलिटिक्स का जो कंटेक्स्ट है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे अलग अलग मीनिंग है, सो इसके बाउंड्री को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। द कंटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. Comparative government includes the study of features and legal powers of political institutions. It is the study of state and political institutions in terms of their legal powers, function and position on a comparative basis. मैंने बताया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अलग अलग गवर्नमेंट में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, डिससिमिलरिटीज़ होती है, क्या फंक्शन होते हैं, एक फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से अलग अलग पावर डिवाइड किए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दिया गया। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगर स्कोप की हम बात करें तो क्या क्या इसके दायरे में आती है, क्या क्या इसमें हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस अपॉन दी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज। मोटे तौर पर बात सारी वही है कि अलग अलग देशों की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको डीपली स्टडी करना होता है। सेकेंड, इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को अलग अलग एनालिसिस करने होते हैं, अलग अलग कंपेयर करके उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, उनको एनालाइज करना होता है। इट एम्फसाइज अपॉन द स्टडी ऑफ पावर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। क्या है, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर कैसे अलग अलग राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किस तरह से काम करती हैं, क्या क्या उनके पावर होते हैं, क्या उनके फंक्शन होती है। इस टॉपिक को भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फोर्थ है फॉर्मल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फंक्शंस। ओवरऑल फॉर्मल स्टडी आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल संगठन के बारे में पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हम इसके अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके 3 अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट, हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड, मॉडर्न अप्रोच एंड थर्ड, मार्क्सिस्ट अप्रोच। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल अप्रोच को देखेंगे। Conventionally, the study of comparative politics is termed as comparative government. It studies the features, advantages, similarities, dissimilarities of political institutions were compared. This approach was broadly existed till Second World War. पारंपरिक तौर पर comparative politics को simply comparative government बोला जाता था। पारंपरिक तौर पर हम comparative politics में सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में जानते थे कि गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, सिमिलरिटीज़ क्या है, डिससिमिलरिटीज़ क्या है। गवर्नमेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिर्फ कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में जानते थे। 2 पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। इसको सिर्फ गवर्नमेंट तक ही लिमिटेड रखा गया था, बहुत ज़्यादा डिफाइन था, बहुत ज़्यादा कम था। ये अप्रोच 1945 तक चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चली। हिस्टोरिकल अप्रोच में इसे एक लिमिटेड स्कोप में रखा जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिंपली कॉल्ड द कंपैरेटिव गवर्नमेंट। कंपैरिजन बिटवीन 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। एडवांटेज क्या है सरकारों में, डिसएडवांटेज क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, डिससिमिलरिटीज़ क्या है। ये अप्रोच 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चली। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या है। अरिस्टोटल ने एनालाइज किया था 158 कॉन्स्टिट्यूशन को, कि सबसे बेहतरीन फॉर्मेट क्या है, दुनिया की सबसे आइडियल स्टेट क्या है, कि सबसे बेहतरीन राज्य क्या है, सबसे बेहतरीन संविधान क्या हो सकता है। हिस्टोरिकल अप्रोच का मेनली फोकस मॉरलिटी और आइडियल प्रिंसिपल पर हुआ करता था। हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर कुछ संविधानों को, अलग अलग देशों के संविधानों को लिया करते थे, कुछ सरकारों को लिया करते थे, उनके ऊपर बहुत डीप एनालिसिस किया जाता था। उसके बाद ये तय किया जाता था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टेट कौन सी होगी, सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा। बात
करेंगे सेकंड अप्रोच की, मॉडर्न अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. दिस अप्रोच मेनली अकर्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945. वी नो दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II many Asian and African countries came into existence after the era of colonization. The increased opportunities for comparative politics provided by the rise of several new political systems in Asia and Africa with their complexities. क्या है इसका? मॉडर्न अप्रोच की शुरुआत 1945 के बाद हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसलिए हुई क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनाइजेशन का पीरियड खत्म होता है और काफ़ी सारी नई कंट्रीज़ एग्जिस्टेंस में आती है, लाइक एशियन कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. उनमें से एक इंडिया भी है. ये सारी कंट्रीज़ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ एग्जिस्टेंस में आई, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ आई. अब तक क्या था, सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ थी जिसके बारे में कंपैरिजन एनालिसिस किया जाता था. अब क्या था, अब बहुत सारे देश आ चुके थे, अब उनकी बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी. तो बदलते हुए टाइम के साथ, बदलते हुए विचार के साथ, बदलते हुए दुनिया के साथ इस बात की ज़रूरत उठी कि ऐसी साइंटिफिक अप्रोच आनी चाहिए, एक मॉडर्न अप्रोच आनी चाहिए जो इन सारी कंट्रीज़ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ डील कर सके. मॉडर्न अप्रोच कवर्स वाइड रेंजेस ऑफ एस्पेक्ट फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. मॉडर्न अप्रोच काफ़ी सारे रेंजेस को इंक्लूड करती है. जैसे कि हिस्टोरिकल अप्रोच में बस मॉडर्निटी और आइडियल प्रिंसिपल पर फोकस किया गया था. इसके अपोजिट जाकर टू स्टडी ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी राजनीतिक सिस्टम हुआ करते थे उन सबको एनालाइज करती थी. मतलब अब वर्ल्ड के अंदर करीब 200 देश हो गए थे. 193 to 194 के करीब 200 ऐसे देश थे. उनके पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना होता था, उनको भी कवर अप करना होता था. सेकेंड है टू स्टडी द सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, इट स्टडी द पॉलिटिकल कल्चर्स विद इन द कंट्री. इट स्टडी द प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स. फाइनली इट स्टडी द ब्यूरोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम बस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते थे, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में हम सोशियो सामाजिक और आर्थिक और संगठन के बारे में भी पढ़ते हैं. इट स्टडी द पॉलिटिकल कल्चर्स विद इन द कंट्री. अब सिर्फ अलग अलग कंट्री नहीं, एक ही कंट्री के अंदर क्या क्या अलग अलग कल्चर्स होते थे उनको भी स्टडी करना होता था, उनको भी कवर अप करना होता था. इट स्टडी द प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स. अब इसके अंदर अलग अलग प्रेशर ग्रुप, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप जो NGOs वगैरह हैं उनको भी एनालाइज करना पड़ा, उनको भी कंपेयर करा जाने लगा. फाइनली इट स्टडी द ब्यूरोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. फाइनली ये ब्यूरोक्रेसीज के बारे में, नौकरशाही जो देश के अलग अलग कंट्री के होते हैं, IS, IPS, IFS, इन सब के बारे में भी कंपेयर किया जाने लगा. हमने देखा जो कंपैरेटिव अप्रोच में वाइड रेंजेस को एनालाइज किया जाने लगा. अभी लास्ट अप्रोच मार्क्सिस्ट अप्रोच. ये मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी उससे रिलेटेड है. ये मार्क्सिस्ट अप्रोच. इट डिफाइंड एज अ सोशल साइंस विच डील्स विद द इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस. Marxists in particular believed that economics is the base of society and political system. मतलब क्या था कि मार्क्सिस्ट अप्रोच का आधार था वो इस बात पे था कि जो जितना भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट को भी डालना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक आधार को भी देखना चाहिए. मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो क्लासलेस हो, जिसमें कोई कास्ट रिलीजन नहीं हो, नो क्लास डिवीज़न, कोई अमीर गरीब का कुछ ना हो, रिच कोई नहीं हो, नो कोई पुअर हो. इगैलिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए. इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब है जहाँ सब कोई इक्वल हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, सबको इक्वल संसाधनों का जो बंटवारा है वो बराबर होना चाहिए. आधार पर मार्क्स की जो अप्रोच है वो क्या कहती है? टिल दिस एम्स आर अचीव्ड, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इज टू बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड इन टर्म ऑफ क्लास रिलेशन, क्लास डोमिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल. मार्क्स के जो अल्टीमेट एम थे, लाइक एक ऐसी सोसाइटी हो जो क्लासलेस हो, नो क्लास डिवीज़न, इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. इन एम को जब तक अचीव नहीं कर लिया जाए, इन फैक्टर्स को नहीं अचीव कर लिया जाए, तब तक हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ना चाहिए. हम इसके ओवरव्यू पे. आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया, इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अप्रोचेस के बारे में वो आपको समझ आया होगा. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं. आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? तो आप क्या करते हैं? आप अलग अलग ब्रांड लेते हैं कि इनकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ है, आपका बजट क्या है, फ़ोन्स की प्राइजेस क्या हैं. जो भी बेस्ट सूटेबल फ़ोन होता है आप उसको बाई करते हैं. इसी तरह हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एनालाइज करते हैं कि बेस्ट फॉर्मेट क्या है और उसको हम चूज़ करते हैं. दैट्स इट. कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.